हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी आईक्यू। मेरा नाम रजत अवस्थी है और हरियाणा पीसीएस में मैंने रैंक 58 सिक्योर की है। तो इस वीडियो में मैं आज सबसे डिस्कस करूंगा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की स्ट्रेटजी ऑफ हरियाणा पीसीएस एचसीएस की। तो सबसे पहले प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स में जैसे आप जानते हैं कि दो पेपर होते हैं, एक आपका होता है जीएस का पेपर और एक आपका होता है सीसैट का पेपर। जीएस में आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं और उसके बेसिस पे आपकी कट ऑफ बनती है। जो मेंस जो स्टूडेंट्स लिखते हैं वो जीएस के बेस पे लिखते हैं। सीसैट आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है जिसमें आपको 33% मार्क्स यानी 66.67 मार्क्स सिक्योर करने होते हैं। तो प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, तो हरियाणा पीसीएस के प्रीलिम्स की अगर बात करें तो प्रीलिम्स का अगर आप पेपर देखें 2021 का जो कि 2022 में हुआ और 2022 का जो कि 2023 में हुआ, इसी में मेरा सिलेक्शन हुआ है फाइनल। तो अगर आप इन दो पेपर को देखेंगे, अगर आप 21 और 22 के पेपर को देखेंगे तो आप एक चीज पाएंगे, अब एक चीज पाएंगे कि इन दोनों पेपर से हरियाणा पीसीएस का एचसीएस का जो पेपर पैटर्न है वो चेंज होना शुरू हुआ है, या तो ये कहें कि पेपर जो है पैटर्न जो है वो इवॉल्व होना शुरू हुआ। तो इससे पहले हम जब पेपर देखते हैं तो क्वेश्चंस काफ़ी फैक्चुअल रहते थे और इस समय क्या है कि फैक्चुअल पेपर भी है और काफ़ी हद तक दे आर टिल्टिंग टुवर्ड्स यूपीएससी। मतलब यूपीएससी का जो पैटर्न है स्पेसिफिकली 23 से पहले वाला, 23 की बात नहीं करूंगा, 23 वाला यूपीएससी तो काफ़ी अलग था। 22, 21, 20, 19, 18 यूपीएससी को आप देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे हरियाणा का भी प्रीलिम्स हो रहा है पिछले 2 बार से। और अब की बार जो पेपर हुआ 2023 वाला हरियाणा का, जो कि 11 फरवरी को हुआ था शायद, हाँ 2024 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये 3 पेपर पैटर्न से आपको पता चल रहा है कि हरियाणा का पेपर, एचसीएस का पेपर इवॉल्व हो रहा है और ऑन द लाइंस ऑफ यूपीएससी है। तो अगर आपको हरियाणा पीसीएस एचसीएस का प्रीलिम्स क्रैक करना है तो आपका जो फोकस है वो यूपीएससी की तरह ही होना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि इट इज स्टेट पीसीएस एग्जाम तो फिर मैं फैक्चुअल रट के चला जाऊंगा तो हो जाएगा, नहीं होगा। आपको वैसा सोचना है, वैसा एप्टीट्यूड डेवलप करना है एमसीक्यू सॉल्व करने का प्रीवियस ईयर का। तो देखिए प्रीलिम्स में सबसे पहले आपके पास क्या होने चाहिए, आपके पास सबसे पहले देखिए क्या होना चाहिए, सिलेबस अपने पास रखिए और सिलेबस के हिसाब से हर एक सब्जेक्ट की जो जो टॉपिक मेंशन है, हर एक सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो जो टॉपिक मेंशन है, आप हर एक टॉपिक के आपके पास प्रॉपर नोट्स हो। नोट्स नहीं है तो आपने वो प्रॉपर कंटेंट तैयार कर रखा है। सोर्सेस क्या होंगे मैं उस पर आऊंगा, अभी पहले एक ओवरव्यू देते हैं। सिलेबस आपके पास होना चाहिए, हमेशा सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करनी। देखिए आपको नॉलेज लेनी है लेकिन इट शुड बी इन द वे कि आपका एग्जाम क्रैक हो, ठीक है। आप पॉलिटी इसलिए पढ़ लो कि ताकि पॉलिटी के जो क्वेश्चंस आए आप 100% क्वेश्चन अगर नहीं तो एटलीस्ट 95-98% क्वेश्चंस आप अटेंड कर पाएं और सही हो पाए। वो आपको पॉलिटी में पीएचडी नहीं करना है, आपको पॉलिटी ऐसे पढ़नी है कि आपका एग्जाम क्रैक हो, क्लियर हो। तो सिलेबस के हिसाब से तैयारी करनी है, रैंडमली कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला सिलेबस का रेलेवेंस प्री में तो है ही है, हर जगह है, मेंस में और ज्यादा है, इसका मेंस में हम बाद में आएंगे। फिलहाल सेकंड है आपका पीवाईक्यू। तो ये जो दो चीजें हैं ना, सिलेबस एंड पीवाईक्यू, दीज आर लाइक गाइडिंग लाइट। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए एक टॉर्च के समान है जो आपको मार्ग दिखाएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, किन चीजों पे कम ध्यान देना है। सिलेबस पूरा पढ़ना है, टॉपिक हर एक चीज को कवर करना है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो थीम्स हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जीएस के, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, मान लीजिए पॉलिटी में पिछले, देखिए हरियाणा में क्या, मैंने जैसे आपको बताया पिछले 3 बार से पेपर पैटर्न चेंज हुआ, इवॉल्व हुआ। तो
पिछले 3 बार का ही आपका जो सोर्स है उससे आप उसी को आप अपना बेस बनाएंगे, क्योंकि उससे पहले पेपर पैटर्न बहुत अलग था। आपको लगाने हैं वो पेपर भी, लेकिन कहते हैं ना कि वो ज़्यादा आपको गाइड नहीं कर पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, रादर देन जो पिछले 3 पेपर हुए हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज के, वो आपको गाइड बेटर करेंगे। तो उन 3 पेपर के हिसाब से स्पेसिफिकली बताएं तो जो जो पॉलिटी के थीम्स, मान लीजिए पॉलिटी में गवर्नर से क्वेश्चन आ रहा है, मान लीजिए आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, मान लीजिए गवर्नर से क्वेश्चन आ रहा है, पिछले 3 में से 2 बार आया, तो इसका मतलब ये थीम क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे आपको डिसाइड करना है। मान लीजिए क्वेश्चन आया जुडिशरी से, ठीक है, जुडिशरी से क्वेश्चन आया, पिछले 3 बार में 2 बार मान लीजिए आ गया, या तीनों बार आ गया, तब तो ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो गई भाई। 3 में से 1 बार आया, तब भी आपको थीम करनी ही है भाई, छोड़ना तो मैंने कहा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो 2 या 3 बार आ रहा है टॉपिक, उसको ज्यादा अच्छे से करना है, ज्यादा फोकस से करना है, बढ़िया तरीके से करना है। तो जीएस में पॉलिटी में जुडिशरी आ रहा है, गवर्नर, जैसे सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आई एम नॉट कि ये कोई मैं पेपर से देख के नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर आपको इन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो पीवाईक्यू थीम्स, तो पीवाईक्यू में आपको क्या करना है, ये नहीं कि आपने सिर्फ एक क्वेश्चन लगाया, उसके 4 ऑप्शन दिए हैं भाई, ए बी सी डी, आपने बी मार्क किया, देखा सोल्यूशन बी ही था, आप आगे बढ़ गए। या मान लीजिए आपने ए मार्क किया, आंसर था बी, आपने देखा अच्छा आंसर ये है, आगे बढ़ गए। नहीं, आपको पीवाईक्यू की प्रॉपर एनालिसिस करनी है, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करनी है, हर एक क्वेश्चन को डीपली स्टडी करना है कि ये क्वेश्चन की ये 4 ऑप्शन है। तो कई बार क्या होता है, ऑप्शन बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, जिसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको तो चलिए आपने आंसर देखा आगे बढ़ गए, लेकिन कई बार स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग बनाए जाते हैं ताकि आपको कंफ्यूज किया जाए। तो अगर ऐसे स्टेटमेंट आपके गलत हो रहे हैं तो आप देखिए वो स्टेटमेंट में गलती क्यों हुई, किस पॉइंट को आप ठीक से नहीं पढ़ पाए। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में दिया रहता है, कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है नॉट करेक्ट, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो फंक्शन करता है, करेक्ट को देखता है, नॉट भूल जाता है। स्टेटमेंट पूछा कि कौन सा इनमें से गलत है, और हम क्या करके आते हैं, कौन सा सही है, ये मार्क करके चले आते हैं, क्वेश्चन में सही से नहीं पढ़ा। तो क्वेश्चन सबसे पहले सही से पढ़िए, क्वेश्चन सही से पूरी पूछ क्या रहा है, नॉट करेक्ट की करेक्ट। कई बार नॉट हाईलाइट नहीं होगा, छोटा सा ऐसे लिख दिया होगा नॉट करेक्ट, ठीक है। फिर आपको ध्यान से पढ़ना होगा, पेपर ध्यान से पढ़िए। पेपर जब आपको मिले तो सबसे पहले उसको एक सरसरी नजर से देखिए, ज्यादा टाइम नहीं लेना है आपको। एक देखना है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया, भाई किसी का पॉलिटी स्ट्रॉन्ग, किसी का इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग, किसी का हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग, तो जो भी आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उस स्ट्रॉन्ग एरिया पे जाइए, या जो भी क्वेश्चंस आपको पेपर में आते हैं पहले उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपका अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अगर मान लीजिए जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वही आपके पेज पे पहले है, पहले 2-3-4 क्वेश्चन आपको नहीं आता, तो आपको कॉन्फिडेंस नीचे चला जाएगा, और एग्जाम में प्रेशर इतना ज्यादा होता है, तो कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट देयर। तो इसलिए आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है पेपर से बाय रिकॉग्नाइजिंग दोज एरियाज, दोज क्वेश्चंस इन विच यू आर कॉन्फिडेंट, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये क्वेश्चन तो मेरा सही होगा, जिस पे आप है वो 20-30-40 क्वेश्चन कोई भी सिंसियर कैंडिडेट होगा उसको मिल जाएंगे, 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 25 मिल जाएंगे, उसके बाद आप आगे बढ़िए। उसके बाद आप क्वेश्चंस को फिर से जो क्वेश्चंस में आपको डाउट है 50-50 है उनको अटेम्प्ट करिए। तो ऐसे करते करते आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो पीवाईक्यू को जैसे मैं बता रहा था, तो पीवाईक्यू की आपको कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करनी है। पीवाईक्यू सिर्फ लगाना नहीं है, उसकी एनालिसिस भी चाहिए। पीवाईक्यू लगा के आप छोड़ देंगे कोई मतलब नहीं, एनालिसिस करिए। इस क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन तो उसने पिछली बार भी पूछा था, मतलब जुडिशरी का क्वेश्चन उसने पिछली बार भी पूछा था, इसका मतलब जुडिशरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे एनालाइज करिए अपने दिमाग में, कुछ टॉपिक को सेग्रीगेट करिए। इसको कहते हैं थीम बेस्ड प्रिपरेशन। क्या बोलते हैं इसको? थीम बेस्ड प्रिपरेशन, ठीक है। और हर एक ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि कई बार ऑप्शंस ऐसे सेट किए जाते हैं कि आंसर उन्हीं के बीच, भाई आंसर तो उन्हीं के बीच है चारों ऑप्शन में, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन को आपको आइडिया नहीं होगा कि क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहा, लेकिन ऑप्शन जब आप 4 ऑप्शन देखेंगे तो आपको आंसर कहीं ना कहीं क्लिक करने लगेगा। तो बहुत गहराई से ऑप्शन को पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हर एक पेपर को लगाइए, और पिछले 3 साल के फोकस पेपर्स पे, पास्ट 3 ईयर्स, उन पे फोकस ज्यादा करना है, ठीक है, फोकस मोर है।
लेकिन लगाने हमको सभी पेपर हैं जब से आपको मिल जाए, 2011 से लेके अभी तक जितने भी पेपर हुए, जो अभी 2014 से जो भी सारे पेपर आपको लगाने हैं अच्छे से, प्रॉपर एनालिसिस से, ठीक है। तो अब जरा सोर्सेस की बात करें भाई, ठीक है। सोर्सेस आप सबको पता ही होगा, लेकिन मैं फिर से एक बार अगर बात करूं फॉर HCS, एक आपका है पॉलिटी में, पॉलिटी में आपका लक्ष्मीकांत की बुक आप ले लेंगे, ठीक है, प्लस PYQ तो सब में रहेगा। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें अगर, मॉडर्न हिस्ट्री ये आप लगाएंगे स्पेक्ट्रम, ठीक है। थर्ड है आपका एंशिएंट हिस्ट्री, और मेडिवल भी साथ ले लेते हैं, चलिए एंशिएंट मेडिवल, ठीक है। एंशिएंट मेडिवल में आप ओल्ड NCERT पढ़ेंगे, ओल्ड NCERT आप पढ़ेंगे। ये RS शर्मा की एक होगी, है ना, ये है एंशिएंट की, और सतीश चंद्रा ये है मेडिवल की, ठीक है, ये आप पढ़ेंगे। उसके बाद इसी के साथ आप लिख सकते हैं, यहां लिख दे रहा हूं मैं, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में आप ले सकते हैं बुक, एक आपकी बुक आती है फाइन आर्ट्स, ये NCERT है, ठीक है। ये बुक बहुत अच्छी है, ये बुक आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, काफी अच्छी बुक है। दूसरा आपके पास ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक ही लीजिएगा, ये और लिख दे रहा हूं मैं, दोनों लेने की जरूरत नहीं है, या नितिन सिंघानिया। ये बुक थोड़ी बल्की है, फैक्ट ज़्यादा है, लेकिन ये बुक भी बहुत अच्छी है। इस बुक में बहुत अच्छा प्रेजेंट किया गया चीज़ों को, मतलब आपको याद करने में ना प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि उसमें भी काफ़ी डायग्राम है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, लेकिन यहाँ का प्रेजेंटेशन और भी ज़्यादा अच्छा है। तो आप इस बुक को भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक ले लीजिए। अगर आपको एक प्रेफर करना तो नितिन सिंघानिया आप ले सकते हैं। नितिन सिंघानिया इज अ गुड बुक फॉर आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर हो गया। नेक्स्ट इज नाउ यू विल गो विद इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी में आपको लेना है रमेश सिंह की बुक, रमेश सिंह, या और कोई भी अगर आपको लगता है जो जहां से आपके कंसेप्ट्स हो जाए, रमेश सिंह की, या विवेक सिंह सर की बुक आती है एक, है ना, कोई भी आपको लगे, जो भी आपको लगे, मतलब पर्सनली मैंने इनको फॉलो किया हुआ, तो बाकी आप देख लीजिए। इसके अलावा PYQ तो देखिए सब में है, वो तो आपको कोई डाउट ही नहीं है, इसके बिना तो कुछ नहीं, ठीक है। इकोनॉमी के बाद जो है आपका वी हैव ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए आप क्लास 9 से 12 तक की NCERT, ये बेस्ट है, ठीक है, ये बेस्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इसके अलावा आप बात करें तो इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंट में भी दो ऑप्शन आपके पास हैं, एक है शंकर IAS, ठीक है, शंकर IAS की बुक, और या फिर आप ले सकते हैं PMF IAS। दोनों बुक अपनी अपनी जगह अच्छी हैं, दोनों ही बुक अच्छी हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक ही लीजिएगा, दोनों बल्कि बुक है, दोनों आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको शंकर IAS की बुक लेनी है या PMF IAS लेना है, दोनों में से कोई एक लीजिएगा। इस बुक में प्रेजेंटेशन थोड़ा कलर्ड बुक है, कलर्ड पेजेस है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। जिनको एनवायरनमेंट बोरिंग लगता है, क्योंकि ये थोड़ा ब्लैक एंड वाइट में है, कलर्ड पेजेस नहीं है, इसमें कलर्ड पेजेस ज़्यादा हैं, तो अब पता नहीं इसमें कलर्ड पेजेस आए कि नहीं। शंकर IAS में मेरे पास जो एडिशन था उसमें तो नहीं थे, लेकिन PMF IAS में कलर्ड पेजेस हैं, तो आप अगर ये प्रेफर करना चाहिए कर सकते हैं, दोनों अच्छी बुक है वैसे अपनी जगह। इसके बाद साइंस एंड टेक, SNT, साइंस टेक्नोलॉजी, ये देखिए करंट ओरिएंटेड ज़्यादा होता है इसमें, तो इसमें आपको करंट अफेयर्स जो है अच्छे से करना होगा। अभी करंट अफेयर्स पे मैं आऊँगा फिर से, करंट अफेयर्स प्लस आप इसके लिए जो साइंस का स्टैटिक पार्ट है, करंट वाला नहीं, स्टैटिक पार्ट, उसके लिए आप लूसेंट की बुक रेफर कर सकते हैं। लूसेंट GK की एक बुक आती है, उसमें साइंस का सेक्शन होता है, या फिर साइंस की एक अलग से बुक आती है, वो भी ले सकते हैं, जैसा भी हो, लेकिन आप लूसेंट GK ले लीजिए, क्योंकि ये आपको थोड़ा मतलब इसमें आप लूसेंट GK भी
कुछ कुछ फैक्ट्स के लिए ना, स्टैटिक पोर्शन के लिए, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांता पढ़ लें नो डाउट, कुछ फैक्ट्स के लिए आप एंशिएंट मेडिवल के कुछ फैक्ट्स के लिए लूसेंट बेटर अच्छी है। मतलब एनसीईआरटी तो आपको रेफर करना ही करना है, क्योंकि एनसीईआरटी से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। पेपर अंडरस्टैंडिंग है लेकिन थोड़ा फैक्ट्स भी आते हैं, तो फैक्ट्स के लिए आप लूसेंट जीके रेफर करिए अपने सारे सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि लूसेंट जीके में आपको साइंस भी मिल जाएगा, आपको इकोनॉमी, पॉलिटी, सब इन्वायरमेंट वगैरह सब मिल जाएगा। तो ये आप कर लीजिए सारे सब्जेक्ट के लिए, और साइंस के लिए तो करिए क्योंकि साइंस इसका पोर्शन बहुत अच्छा है। अब इसके अलावा जो है आता है आपका करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बताऊं, एक तो आपको न्यूज़पेपर करना जरूरी है। न्यूज़पेपर का फायदा प्रीलिम्स में कम मिलेगा आपको, मेंस में ज्यादा मिलेगा। जब मेंस का आप आंसर राइटिंग करो, क्योंकि जब आप एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ते हैं ना, संपादकीय पढ़ते हैं पेपर का, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, कई सारे आपको वर्ड्स मिलते हैं, वोकैबुलरी आपकी बिल्डअप होती है जो आप अपनी आंसर राइटिंग में यूज कर पाओगे मेंस के दौरान। तो ये आप एडिटोरियल हिंदू आप कोई भी पढ़ सकते हैं, जैसे मैं हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ता था, इंडियन एक्सप्रेस भी आप पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले जनसत्ता कर सकते हैं, है ना, जनसत्ता कर सकते हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस हो गया, हिंदू हो गया, तो ये सब आप कर सकते हो। हिंदू में एक साइंस एंड टेक का पेज आता है एसएनटी का, ठीक है, वो आप रेफर कर लीजिएगा। और इसके अलावा देखिए न्यूज़पेपर में आपको ये करना है, साथ में आपको करंट अफेयर्स मैगजीन मंथली, करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट की आपको जो अच्छी लगती हो, जो भी आपको लगे कि आप उसको अच्छे से पढ़ पाओगे, समझ पाओगे, उसकी एक मंथली मैगजीन वो आपको रेफर करनी है, ठीक है। क्योंकि आपके पास मंथली एक कंपाइलेशन होना चाहिए कि पूरे महीने क्या क्या हुआ इसमें, क्योंकि मंथली मैगजीन में ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट्स हैं और जो भी आपको मार्केट में मैगजीन मिलेगी वो सब जगह से होता है, पीआईबी वगैरह सब कुछ कवर होता है। तो ये आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, समझ विकसित होगी, इससे आपके पास एक कंपाइलेशन हो जाएगा पूरी न्यूज़ का इन द फॉर्म ऑफ डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स एंड ऑल, ठीक है। तो ये मैगजीन और ये दो चीज़ें आप करेंगे। प्लस इसके अलावा कोई जो स्टेट की न्यूज़ होती है, स्टेट स्पेसिफिक, जैसे हरियाणा का हो या यूपी का हो, ये आप कहीं किसी न्यूज़ चैनल यूट्यूब से, है ना, न्यूज़ चैनल हो गया यूट्यूब से, या कोई रीजनल लोकल न्यूज़पेपर से आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। हालांकि हरियाणा स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा आते नहीं हैं आपके प्रीलिम्स में, तो लेकिन फिर भी आप पढ़ना चाहें, पढ़ना तो चाहिए, कोई चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए, तो स्टेट स्पेसिफिक आप न्यूज़ जो है यहाँ से कर सकते हो। नहीं तो करंट अफेयर्स में आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, आपको बजट, जिस साल भी आपका एग्ज़ाम है उसके उस साल का, उस एग्ज़ाम से पहले जो बजट इकोनॉमिक सर्वे आया होगा, जिस साल आपका एग्ज़ाम है, मान लीजिए 2024 में एग्ज़ाम हुआ मार्च में, तो उससे पहले बजट आया आपके हरियाणा का, हरियाणा सरकार का बजट जो आया इकोनॉमिक सर्वे, वो आपको करके जाना है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। और साथ में ये स्टेट वाला आपको करके जाना है, जैसे हरियाणा का है, हरियाणा का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, हरियाणा करके जाएंगे बजट इकोनॉमिक सर्वे, और यूनियन गवर्नमेंट का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी आपको करके जाना है बजट इकोनॉमिक सर्वे। जब भी आपका एग्ज़ाम हो उससे पहले जो बजट आया हो, वो स्टेट का हो, आपके स्टेट हरियाणा का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, यूनियन गवर्नमेंट का, दोनों आपको बजट इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से करके जाना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे वो गवर्नमेंट स्कीम से बहुत आते हैं, ठीक है, कौन सी नई स्कीम्स लॉन्च हुई, और कई बार ये स्कीम जो होती हैं बजट में होती हैं, कई बार यहाँ नहीं होती हैं, तो गवर्नमेंट स्कीम्स का पोर्शन जो है ये भी आपको अच्छे से करके जाना है। जो भी सरकार की स्कीम लॉन्च हुई हो हरियाणा में, है ना, कोई बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च हुई हरियाणा में या यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो आपको ये सरकारी स्कीम जो है अच्छे से करके जाना है। इसके बहुत सारे सोर्सेज मार्केट में आपको अवेलेबल रहेंगे, गवर्नमेंट स्कीम से कई सारे कंपाइलेशंस आते हैं, वो आप कर सकते हैं, और कई सारे सोर्सेज मार्केट में। तो आप देखिएगा जो भी आपको सही लगे, गवर्नमेंट स्कीम्स भी आप अच्छे से करके जाइए, इस पर क्वेश्चन आते हैं सरकारी स्कीम पर, और बजट से इकोनॉमिक सर्वे आप करके जाइए, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आपका ये पूरा एक तैयार हो जाएगा ऐसे। अब आती है बात हरियाणा स्पेसिफिक की, मतलब हरियाणा की जीके कैसे तैयार करें। हरियाणा का जीके देखिए तैयार करने के लिए आपको मैं बताऊं, आप कोई बुक ले सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, मुश्किल से 3-4 क्वेश्चन आए, ठीक है, तो उसके लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, ठीक है, नो योर स्टेट करके आती है, नो योर स्टेट,
नो योर स्टेट में हरियाणा की बुक ले लीजिए, अरिहंत पब्लिकेशन। इससे क्वेश्चन आपके टैकल हो जाएंगे हरियाणा स्पेसिफिक के। ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, 3-4 क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक के, बाकी क्वेश्चन आएंगे तो वो गवर्नमेंट स्कीम, बजट, इकोनॉमिक सर्वे उससे कवर हो जाएंगे, वो अच्छे से आप करके जाइएगा। हरियाणा का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, हरियाणा में जो इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम, इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च हुई है वो अच्छे से करके जाइएगा। और जो स्टैटिक पार्ट है, जो कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स कहाँ पर हैं, ये चीज़ें का, ये आपका इससे कवर हो जाएगा। पीवाईक्यूज में देखिए कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने फिर से कहा, कोई बुक पढ़ना है, कोई टेस्ट सीरीज लगानी है, आपको पीवाईक्यू देखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कोई भी टेस्ट सीरीज पीवाईक्यूज को रिप्लेस नहीं कर सकती। पीवाईक्यूज और सिलेबस आर द की टू सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन, ये ध्यान रखिएगा, ज्यादा भटकाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए एक चीज और, पीवाईक्यू आपको हरियाणा के तो लगाना ही है, SCS के साथ में आपको UPSC के भी लगाने हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों को मैंने जैसा बताया, हरियाणा का पैटर्न लगभग प्रीलिम्स का पैटर्न UPSC की तरह हो रहा है। तो आप UPSC के जब पीवाईक्यू लगा के जाएंगे ना, तो उसका बेनिफिट आपको हरियाणा में ऑटोमेटिकली मिलेगा। इसलिए दोनों का प्रीलिम्स की प्रिपरेशन साथ करिए। जो अलग है हरियाणा स्पेसिफिक, वो आप यहां से कर लीजिए, हरियाणा का बजट पढ़ लीजिए, बाकी सब कुछ जो सोर्सेज हैं वो दोनों के सेम ही है। प्रीलिम्स के में थोड़ा भले ही अंतर है, जैसे आपको थोड़ा हरियाणा GK, हरियाणा बजट पढ़ना पड़ता है, लेकिन मेंस का तो ऑलमोस्ट सेम है, द वे ऑफ प्रिपरेशन में आई एम सेइंग, ठीक है। पैटर्न में जरूर डिफरेंस है। तो ये हो गया हरियाणा के प्रीलिम्स का, SCS प्रीलिम्स। तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग मेंस की। अब आते हैं मेंस की बात। तो मेंस में देखिए, पहले बात तो पेपर कौन कौन से होते हैं। मेंस में आपका होता है हिंदी, मेंस में आपका होता है इंग्लिश का पेपर, एक आपका हिंदी का पेपर, एक आपका इंग्लिश का पेपर, एक आपका GS जनरल स्टडीज का पेपर, एक आपका ऑप्शनल का पेपर, ठीक है। हिंदी में ये पेपर आपका है 100 मार्क्स, ठीक है। फिर आया आपका इंग्लिश, ये भी आपका 100 मार्क्स। फिर आया आपका जनरल स्टडीज, ये आपका 200 नंबर का। फिर आया ऑप्शनल, ऑप्शनल का एक ही पेपर होगा, ठीक है, ये भी 200 नंबर। तो 200, 400, 500, 600 जो टोटल हुआ वो हुआ 600 मेंस का, ठीक है। और इसमें आप ध्यान रखिएगा कि हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आपके मार्क्स जो हैं एक क्वालिफाइंग लेवल पर होने चाहिए, तभी आपके ये बाकी पेपर चेक होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दोनों में 33% प्लस मार्क्स होने चाहिए, ये क्वालिफाइंग है दोनों में। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई सारे लोग हिंदी इंग्लिश में वो जनरल स्टडीज पे वर्क कर लेते हैं, ऑप्शनल पे काम कर लेते हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश से मार्क्स खा जाते हैं। तो दोनों में आपके मार्क्स एक क्वालिफाइंग लेवल से ज़्यादा होने चाहिए। आप पूरा ब्रोशर पढ़ेंगे, जब आपका फॉर्म आता है तो उसमें लिखा रहता है कि उस ब्रोशर को अच्छे से पढ़ लीजिए कि इसमें आपको कितने कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, ठीक है। इसमें 33% मार्क्स हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें भी 33% मार्क्स है। एक बार आप चेक कर लेंगे, रीचेक कर लेंगे, लेकिन आई एम श्योर कि दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको 33% दोनों में, 33% हिंदी में, 33% इंग्लिश में चाहिए, तब आपकी कॉपियाँ आगे चेक होंगी जनरल स्टडीज और ऑप्शनल की, ठीक है। एक बार आप रीचेक कर लेना क्राइटेरिया, लेकिन मुझे यहाँ तक 33 ऑफ 40 में मैं कंफ्यूज था, लेकिन हाँ आई थिंक इट इज़ 33 ओनली। आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है, 33 है कि 40 है, आई थिंक इट्स 33। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। उसके अलावा देखिए, और 600 ये हो गया। और आपका फिर इंटरव्यू जो होता है वो होता है 75 मार्क्स का, ठीक है। तो जो आपके फाइनल मार्क्स होते हैं और जो फाइनल लिस्ट बनती है वो आउट ऑफ 675 बनती है, 675 नंबर। इसके बेसिस पे आपकी रैंक डिसाइड होगी, ठीक है। फाइनल लिस्ट इस पे आएगी, फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो इस पे आएगा। तो जैसे आप देख रहे हैं इंटरव्यू की वेटेज ज़्यादा नहीं है, तो मेन क्या है, मेंस है 600 नंबर का, GS, ऑप्शनल, इंग्लिश, हिंदी। अब बात करते हैं हम लोग ज़रा हिंदी और इंग्लिश में आपको क्या करना है।
देखिए इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी में बहुत प्रॉब्लम होती, मैं भी हिंदी मीडियम था तो मुझे भी प्रॉब्लम थी। तो इसमें एक बुक आती है राघव प्रकाश की, ये जयपुर में शायद इसका पब्लिकेशन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये बुक आप ले लीजिए और कुछ नहीं करना है, इस बुक को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जो इसका सिलेबस है, जो सिलेबस के पॉइंट्स दिए होंगे हिंदी के, है ना, जो भी सिलेबस का पॉइंट है, चाहे वो पत्र हो, चाहे वो विलोम हो, चाहे वो पर्यायवाची हो, जो भी हो, आपको सब का सब किससे पढ़ना है? इस बुक से पढ़ना है। ये जयपुर से पब्लिश होती है, ठीक है। ये राजस्थान आरएएस के लिए भी बहुत अच्छी बुक है। जो लोग राजस्थान पीसीएस की तैयारी कर रहे हो हरियाणा के साथ, उनके लिए तो ये बहुत बेहतरीन बुक है, इक्वली गुड फॉर हरियाणा पीसीएस एज वेल। तो आपको यहां से करना है, जो जो सिलेबस में, हिंदी के सिलेबस में जो जो पॉइंट्स मेंशन है, थीम मेंशन है, आपको सब इस बुक से कवर करना हिंदी में, ठीक है। हिंदी में निबंध वगैरह भी आता है, तो हिंदी की आप प्रॉपर प्रैक्टिस निबंध लिखना शुरू कर दें। जब भी आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा, उसका रिजल्ट आएगा और आपको मेंस आने वाला जब भी होगा, 1 महीना 1.5 महीना, जब भी जो भी गैप आपका होगा, डेली आपको हिंदी के लिए टाइम निकालना है। देखिए हिंदी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग हैं हिंदी को बहुत ही लाइटली लेते हैं। जीएस और ऑप्शनल अच्छे से पढ़ेंगे। मैं भी इंग्लिश मीडियम में, मेरे साथ भी ऐसा पहले हुआ है, तो मैंने यूपी पीसीएस के भी इंटरव्यू दिए हैं, तो मैंने हिंदी को काफ़ी लाइटली लिया, उसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा। तो ये सब देखिए एग्जाम ऐसे है ना, स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी, इसमें कोई भी सब्जेक्ट आपका ना वीक नहीं हो सकता, वीक नहीं होना चाहिए। एवरेज हो चलेगा, लेकिन कोई सब्जेक्ट आपने इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, जीएस मान लीजिए आपने इतनी पढ़ी आपकी स्ट्रॉन्ग हो गई, हिंदी आपने पढ़ाई नहीं ठीक से, तो फिर बात नहीं बनेगी। हो सकता है आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए, लेकिन आपका फाइनल लिस्ट में नाम आना मुश्किल होगा। फिर आपको सारे सब्जेक्ट पे इक्वली ध्यान देना है, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, ऑप्शन, सब पे ध्यान देना है। नो डाउट कुछ सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन कोई सब्जेक्ट वीक ना रह जाए, एटलीस्ट एवरेज जरूर होना चाहिए, ठीक है। जो वीक है वो एवरेज जरूर होना चाहिए, और जो स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। तो हिंदी के लिए आप जो है डेली प्रैक्टिस करिए, लिखते रहिए हिंदी की, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों के बच्चों की आदत हिंदी में लिखने के लिए नहीं होती, मतलब लिखने की उनकी आदत नहीं होती, क्योंकि हम लोग इंग्लिश लिखते लिखते आदत हो गई। अचानक से एग्जाम में हिंदी लिखने पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हिंदी लिखना तभी से शुरू कर दीजिए जैसे ही आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है हरियाणा का, एससीएस का, तो उस दिन से शुरू कर दीजिए हिंदी लिखना डेली। स्पेशली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनको हिंदी डेली लिखनी चाहिए। आधा घंटा निकालिए लिखने का, और बाकी अपना पढ़ने का समय निकालिए हिंदी का। तो हिंदी को इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में देखिए, मैं जैसे न्यूज़पेपर आपको हेल्प करेगा काफ़ी, क्योंकि न्यूज़पेपर से ना आपकी वोकैबुलरी डेवलप होती है, आपकी रीडिंग स्किल डेवलप होती है। इसका आपको फ़ायदा ऐसे में भी मिलेगा, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में मिलेगा, इंग्लिश के वोकैब में मिलेगा। तो ये आप इंग्लिश जो है किसी भी बुक से कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है अच्छी बुक हो। रेन एंड मार्टिन है, और भी बुक है, एसपी बख्शी बुक है, आर्यन पब्लिकेशन की शायद है, एसपी बख्शी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एसपी बख्शी, ये बुक भी आप ले सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है, एसपी बख्शी, ये बुक भी आप ले सकते हैं फॉर इंग्लिश। तो इंग्लिश की आप प्रैक्टिस करिए। हिंदी मीडियम वाले खासकर, तो जैसे मैंने इंग्लिश मीडियम वालों को बताया हिंदी मीडियम के लिए, कि वो उनको डेली हिंदी लिखना चाहिए, डेली हिंदी पढ़ना चाहिए प्रीलिम्स रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद से। वैसे ही हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश, अगर आपकी आदत छूटी हुई है तो आप इंग्लिश भी डेली पढ़िए, न्यूज़पेपर डेली। अगर द हिंदू आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, उसकी लैंग्वेज टफ है नो डाउट, तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। तो आप हिंदू अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको टफ लग रहा है, तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, ठीक है। अब जरा बात करें, पहले ऑप्शनल पे आते हैं। ऑप्शनल देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए आपको देखिए क्या करना है। अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली जो सोर्सेज हैं आप बेसिक सोर्सेज से पढ़िए। जैसे मेरा ऑप्शनल क्या था, मेरा ऑप्शनल था हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री में मैंने एंशिएंट में जो पढ़ा था, मैं अपना बता रहा हूँ पहले, फिर मैं एक जनरल स्ट्रैटेजी बताता हूँ ऑप्शनल की। एंशिएंट में जो मैंने पढ़ा था वो पढ़ा था उपिंदर सिंह। बुक पूरी नहीं पढ़नी है, मैंने आपको बताया। बुक से आपको कैसे पता चलेगा क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना? बुक से आपको पता चलेगा, जैसे मैंने बताया, सिलेबस और पीवाईक्यू, ये आपकी गाइडिंग लाइट है। हरियाणा पीसीएस मेंस में जितने भी पेपर हुए हैं एचसीएस मेंस के, उसमें आपको हिस्ट्री में एंशिएंट पोर्शन से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए, आप वो देखिए क्या क्या क्वेश्चंस किस एरिया से आ रहा है। क्या वो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन से आ रहा है, क्या वो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा आ रहा है,
कहाँ से ज़्यादा आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो उस एरिया को ज़्यादा अच्छे से करिए और उन एरिया को पहले कवर करने का कोशिश करिए। ठीक है, मेडिवल की बात करें, मेडिवल में आप जो है सतीश चंद्रा की बुक आती 2 वॉल्यूम वाली, सतीश चंद्रा 2 वॉल्यूम 1, 2, वो वाली बुक लीजिएगा, उससे कवर करिएगा। मॉडर्न की आती है प्लासी टू पार्टीशन, प्लासी टू पार्टीशन। ठीक है, ये शेखर चंद बंदोपाध्याय की बुक है, प्लासी टू पार्टीशन। और 4th है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री आपको करनी है, एक बुक आती है नॉर्मन लव, नॉर्मन लव, इससे ये प्लासी टू, अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, प्लासी टू पार्टीशन, प्लासी टू पार्टीशन, ये वर्ल्ड हिस्ट्री, ये मेडिवल, एंशिएंट, मॉडर्न। ठीक है, ये तो आप करेंगे, साथ में मैंने फिर बताया आपको ये चीज तो करनी ही है। ठीक है, HCS के और UPSC के भी। तो आप ये मान लीजिए HCS की आप तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, आपको अपना UPSC का PYQ भी साथ रखना है, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। ठीक है, तो आप यहां से जो जो क्वेश्चंस लगे HCS के पैटर्न के हिसाब से जो आ सकते हैं, आप उन यहां से उनको करिए हरियाणा के। ठीक है, क्योंकि UPSC में देखिए क्वेश्चन ज्यादा इन डेप्थ पूछे जाते हैं, हरियाणा में भी पूछे जाते हैं, लेकिन UPSC का इन डेप्थ ज्यादा है। तो आप ये देखिए कि UPSC के क्वेश्चंस कौन से ऐसे हैं जो हरियाणा में पूछे जा सकते हैं। कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा हरियाणा के प्रीवियस ईयर पेपर देख के, खासकर तो पिछले 3 साल के। आप देखिए कि हरियाणा किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है, HCS किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी हिसाब से आप देखिए कि ऐसे क्वेश्चन UPSC में जो आ चुके हैं PYQ, वो शायद हरियाणा में भी वैसे ही आ सकते हैं। तो आपको वैसा करना है ऑप्शनल में। ठीक है, और अगर आपके पास कम टाइम है, ऑप्शनल का मान लीजिए टाइम कम है कंप्लीट करने का, तो आपको बस PYQs करके जाने हैं अच्छे से। अब इन PYQ को आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, समझ ना आए तो इनको याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, क्योंकि अगर समय कम है, अगर 1 महीना मान लीजिए है, टाइम कम ही मिलता है वैसे हरियाणा में, 1 से 1.5 मंथ मान लीजिए है, प्री से मेंस के बीच में 1 से 1.5 मंथ है। और जिसने ऑप्शनल शुरू ही नहीं किया, जिसने शुरू किया पहले से पढ़ रहा है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, जिसने ऑप्शनल शुरू ही नहीं किया, मान लीजिए उसको 1 से 1.5 महीने के बाद मेंस देना है, तो वो उपिंदर सिंह और ये सब सतीश चंद्र तो पढ़ नहीं सकता। उसको क्या करना होगा, उसको PYQs पढ़ने होंगे प्रीवियस ईयर, किसके? HCS के। टाइम मिले तो UPSC के भी PYQ, कौन लिख, सब नहीं, सेलेक्टिव, UPSC के कुछ और इसके सारे ऑल PYQs मेंस के। ठीक है, ऑप्शनल के जितने भी PYQs हरियाणा में हुए हैं अभी तक, 2011, 12, 13, 14, जो भी साल के, जो भी 14, 17, 19, तो जो भी पेपर, इसके बहुत ज्यादा पेपर है भी नहीं, तो मेंस के जितने भी पेपर हरियाणा में हुए हैं, ऑप्शनल में जितने भी क्वेश्चन आए, सबको आपको एक एक क्वेश्चन लिखना है, खुद से लिखना है, उन क्वेश्चन को समझना है। नहीं समझ आ रहा है तो याद कर लो भाई, और क्या कर सकते हैं, लेकिन आपको करके जाना ही होगा। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी सिर्फ 1 मंथ की है, 1 से 1.5 मंथ, लेकिन जिनका ऑप्शनल तैयार है पहले से, उनको क्या करना, उनको PYQs करने, वो रिवाइज, उनका PYQs के थ्रू रिवीजन हो जाएगा, बस फर्क इतना है। लेकिन जिसका 1-1.5 महीना बचा है, उसको भी मेंस देना है, तो फिर भाई कम टाइम में आप क्या कर सकते हो, PYQs ही लगा सकते हैं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, ऑप्शनल की बात हो गई। ये हर एक सब्जेक्ट पे काम करेगा, सिर्फ हिस्ट्री नहीं, सारे सब्जेक्ट पे काम करेगा। हाँ, कुछ सब्जेक्ट में जैसे करंट इवेंट्स भी पूछे जाते हैं, IR वगैरह में, PSIR वगैरह में IR का पोर्शन जो है, तो वहाँ पर आपको करंट इवेंट्स भी करने होंगे। करंट इवेंट्स आपके न्यूज़पेपर से तैयारी होते हैं। ठीक है, बाकी और ऑप्शन का भी अलग अलग थोड़ा रहता है डिफरेंस। तो अब आते हैं बात GS की, जनरल स्टडीज, 200 नंबर का पेपर है। ठीक है, इसमें भी आप क्या करेंगे, इसमें सब कुछ आता है, हिस्ट्री आ गई, ज्योग्राफी आ गई, IR आ गया, पॉलिटी आ गई, इकोनॉमी आ गई, तो काफ़ी चीज़ें पूछ लेते हैं। तो आप इसमें क्या करोगे, जनरल स्टडीज़ में आप टेस्ट सीरीज जो है किसी भी इंस्टीट्यूट की, एनी इंस्टीट्यूट, कोई भी इंस्टीट्यूट की, UPSC की GS की टेस्ट सीरीज कोई भी आप एक ले सकते हैं मार्केट में।
या हरियाणा स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज भी मार्केट में कई चलती है, बहुत अच्छी अच्छी हैं वो भी। तो हरियाणा स्पेसिफिक या यूपीएससी, दोनों में से जो आपको मिल जाए, जो आपके लिए फीजिबल हो, आसानी से उपलब्ध हो, आसानी से मिल जाए, आपको समझ आ जाए, वो टेस्ट सीरीज आप एक टेस्ट सीरीज कोई लगा लीजिए, सिर्फ इसलिए कि आपकी एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, आंसर राइटिंग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके सिलेक्शन की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। बिना आंसर राइटिंग के सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए आंसर राइटिंग पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। आंसर राइटिंग तो मैं आपको बता रहा हूं कब शुरू करनी चाहिए। पहली बात तो ये क्वेश्चन उठता है भाई, देखिए अगर आपका कंटेंट 20 से 30% भी तैयार हो गया, ठीक है, और आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, दो चीजें, कंटेंट तैयार है 20-30% किसका, जनरल स्टडीज का या ऑप्शनल का, और आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हैं। न्यूज़पेपर डेली आप पढ़ते हैं तो चीज़ों को लिंक करना सीख जाते हैं, जो डेली इवेंट्स हो रहे हैं उनको लिंक करना सीख जाएंगे। तो अगर आप ये दो काम कर रहे हैं तो आप आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए। आंसर राइटिंग जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना चाहिए। अब ये भी नहीं कि पहले दिन से ही शुरू करना है भाई, आंसर राइटिंग तो आप तभी करोगे ना जब आपके पास कंटेंट होगा। तो जब आपके पास थोड़ा बहुत कंटेंट आना शुरू हो जाए, आपके एक इवेंट्स को जो हो रहे हैं उनको समझ डेवलप हो जाए न्यूज़पेपर के द्वारा, तो आप आंसर राइटिंग शुरू करिए। ठीक है, क्योंकि आंसर राइटिंग रातों रात डेवलप नहीं होती, देखिए एकाएक डेवलप नहीं होगी। और मार्क्स, प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स, लेकिन एलिमिनेटिंग स्टेज है। नंबर जो जुड़ेंगे, जो आपका सिलेक्शन होगा वो मेंस से ही होगा, और मेंस का की क्या है, आंसर राइटिंग। और जो लोग ये सोचते हैं कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आंसर राइटिंग करूंगा, तो वो तो कभी नहीं होने वाला। मेरा भी सिलेक्शन हुआ हरियाणा पीसीएस में, लेकिन सिलेबस तो मेरा भी अभी भी कंप्लीट नहीं है। तो सिलेबस कंप्लीट तो कभी नहीं होगा। आपको तैयारी ऐसे करनी है कि एग्जाम ओरिएंटेड वे में तैयारी करनी है, समझ आप, एग्जाम की नीड क्या है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जाम आपको तैयारी करनी है। ठीक है, नॉलेज तो लेने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी, आप लेते रहिए नॉलेज, लेकिन एग्जाम को आपको क्रैक करना है अच्छे से, विथ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, विथ हार्ड वर्क, विथ स्मार्ट वर्क एंड विथ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ कोर्स। तो आपको ये काम करना होगा इन द डायरेक्शन, इन द एग्जाम ओरिएंटेड वे प्रिपरेशन करनी होगी। कुछ भी कहीं से नहीं पढ़ना है, ठीक है। और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, फिर से मैं बता रहा हूं, आपके पास क्या गाइडिंग लाइट है, क्या गाइडिंग टॉर्च है, सिलेबस एंड पीवाईक्यूज, इसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो टेस्ट सीरीज आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाने के लिए है, कोई भी इंस्टीट्यूट की, चाहे वो आप यूपीएससी के ले लीजिए, चाहे वो एचसीएस के ले लीजिए, कोई ले लीजिए। यूपीएससी का मैंने इसलिए बोला, उसमें क्वेश्चन थोड़े और अच्छे रहते हैं और स्टैंडर्ड रहते हैं, तो आप एक थोड़ा ब्रॉडर वे में और हो जाएगा। नहीं तो आप हरियाणा की भी ले लीजिए, एचसीएस के भी मार्केट में टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, किसी भी इंस्टीट्यूट के आप ले सकते हैं। ठीक है, तो जीएस का हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया। अब इसके बाद देखिए, जीएस में आपको अपने सारे सब्जेक्ट, जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताए थे प्रीलिम्स वाले, तो वो सोर्सेज लगभग सेम ही रहेंगे। ठीक है, सोर्सेज सेम ही रहेंगे। जो कुछ नए सब्जेक्ट जैसे आईआर वगैरह है, आईआर हो गया, इकोनॉमी हो गया, इनके क्वेश्चन ज़्यादातर जो होंगे ना, ज़्यादातर क्या मतलब इनके क्वेश्चन करंट ओरिएंटेड होते हैं। तो ये आपके किससे मैंने बताया, न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है, प्लस मैंने बताया था, और मंथली कंपाइलेशंस हो गए। मंथली कंपाइलेशन किसी भी पब्लिकेशन, किसी भी इंस्टीट्यूट का, जो आपको सही लगे। ठीक है, तो ये सब चीजें आप करेंगे तो आपका जीएस का हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा आंसर राइटिंग को लेकर। देखिए, कोई भी आंसर आप लिखते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। ठीक है, तो इंट्रो देखिए 3 से 4 लाइंस का होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। कंक्लूजन भी इंट्रो के जैसा ही होना चाहिए, 3 से 4 लाइंस का। ठीक है, ये ध्यान रखिए। इंट्रो देखिए, इंट्रो में कभी कोई डायग्राम मत बनाइएगा। डोंट नेवर एवर स्टार्ट योर आंसर, या इंट्रो में कभी आप डायग्राम मत बनाइएगा। ठीक है, नो डायग्राम्स इन इंट्रो, यानी इंट्रोडक्शन। नो फ्लो चार्ट्स इन इंट्रोडक्शन। तो डायग्राम फ्लो चार्ट बनाना कहां है, बॉडी में बनाना है। डायग्राम फ्लो चार्ट आपको यहां बनाना है। ठीक है, वो भी लिमिटेड बनाना है। ये नहीं कि आपने पूरे आंसर में फ्लो चार्ट ही बना दिया, सारा आंसर अपने फ्लो चार्ट के थ्रू लिख दिया, नहीं, थोड़े थोड़े डायग्राम बनाइए। एक डायग्राम बना दिया, ठीक है, एक पेज पे। अब आपने 4-5 डायग्राम एक पेज पे बना दिए तो नहीं सही लगता। आपको अपना आंसर किस में लिखना है, एक तो डायग्राम फ्लो चार्ट को आपको यूज करना है, लेकिन लिमिटेड वे में, लिमिटेड। सेकेंड, इसमें बॉडी में क्या है, आंसर आप कोशिश करिए कि पॉइंट वाइज में लिखिए।
ठीक है, पॉइंट वाइज, है ना। मान लीजिए पूछा पावर्स ऑफ गवर्नर, तो आपने पहला पॉइंट लिखाया ये पावर, दूसरा पॉइंट ये पावर, तीसरा पॉइंट ये पावर, ठीक है। तो ऐसे करके बॉडी आपको करना है काम। और अब इसमें देखिए इंट्रो में क्या है, कोई डायग्राम नहीं, कोई फ्लो चार्ट नहीं। और इंट्रो में आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन आया है जीडीपी पे, आया है कि इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी इन द कमिंग ईयर्स। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, पहला हो सकता है तरीका करंट अफेयर से लिंक करके, करंट अफेयर से लिंक कर दो, बताओ कि न्यूज में लिखो कि रिसेंटली IMF हैज प्रोजेक्टेड या वर्ल्ड बैंक हैज प्रोजेक्टेड इंडिया टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी एज पर जीडीपी बाय ईयर 2026-27, जो भी है। आप ऐसे करके स्टार्टिंग कर सकते हो अपने आंसर की। सेकंड तरीका जो है, वो दूसरा तरीका जो है, आप क्या कर सकते हो, आप कुछ बैकग्राउंड स्टोरी बता सकते हो कि इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस हैज सिंस 1947 हैज सीन tremendous growth in its economy, particularly after 1991, that is LPG reforms। तो आप ऐसे करके लिख सकते हो, मतलब एक हिस्टोरिकल चीजों को कनेक्ट करते लिख सकते हो, मतलब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से लिख सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो अपना आंसर। तीसरा है इंडिया की जीडीपी, आप बता सकते हो इंडिया की जीडीपी कितनी है इन टर्म्स ऑफ US डॉलर ट्रिलियन, ऐसे 2.4, 2.5, 3.4, ऐसे मतलब जो भी है आप वो लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो डेटा। तो डेटा से आप स्टार्ट कर सकते हो, डेटा या कोई फैक्ट से। तो ये तरीके हैं स्टार्ट करने के, लेकिन आप डायग्राम फ्लो चार्ट नहीं लिखोगे, और 3 से 4 लाइन, 4 लाइन मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा इंट्रो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बॉडी में मैंने बताया है अवॉइड कटिंग, कटिंग वटिंग ज़्यादा नहीं करनी है आपको, ठीक है। देखिए कटिंग क्या होती है ना, कटिंग शो करती है कि एग्जामिनर अगर आपकी कॉपी चेक करेगा उसमें हमने कटिंग बहुत कर रखी है, तो एग्जामिनर को लगेगा कि जो स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, वो बड़ा कंफ्यूज्ड है, ये पिक्चर जाती है। इसलिए कटिंग अवॉइड करिए, अगर हो जाए एक दो जगह कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अवॉइड करिए कि कटिंग ना हो तो अच्छा है। किस पेन से लिखना है, पेन भी बहुत सारे हैं, V5 एक पेन आता है, आई थिंक V5 करके, V5 पेन है, ब्लू कलर का है, वो आप ले सकते हो। मैं उसी को लिखता था क्योंकि ग्रिप आप देखिए किस पेन से आपकी ग्रिप बन रही है। बेसिकली आपका मेंस अगर 1 महीने बाद है, 1.5 महीने बाद है, आप लिखना शुरू कर रहे हैं, तो देखिए किस पेन से आपकी ग्रिप बन रही है, तो आप ले सकते हो। मतलब कोशिश करिए जेल पेन यूज़ करिए। कुछ देखिए किसी की हैंड राइटिंग पे जेल पेन सूट करेगा, किसी की डॉट पेन, बॉल पेन सूट करेगा, तो वो डिपेंड करेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। कोई किसी पेन के साथ कंफर्टेबल है, कोई किसी के साथ है, तो जिस पेन के साथ आप कंफर्टेबल हैं वही करिए। बिल्कुल स्ट्रैटेजी किसी की सुन के, मेरी भी सुन के आप चेंज ना करिए। अगर आपको लगता है आप किसी पेन से कंफर्टेबल है तो उसी से चलिए। लेकिन मैंने पर्सनली V5 पेन आता है एक, यहाँ लिख दे रहा हूँ, V5 पेन एक आता है, वो यूज़ किया था, ब्लू कलर का है ये, ठीक है। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। बटर फ्लो भी यूज़ करते हैं लोग, कुछ भी, तो कोई भी यूज़ कर सकते हो। कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं, कंक्लूजन 3 से 4 लाइन, 4 लाइन मैक्सिमम, और कंक्लूजन हमेशा आपका पॉजिटिव होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। बॉडी में आप क्या करो, यहां पे आपने पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी चीज का मेंशन कर दिया। जैसे मान लीजिए इंडिया की जीडीपी की बात है, तो आपने इंट्रोडक्शन किया, ऐसे किया इंट्रोड्यूस, करंट अफेयर, हिस्टोरिकल या डेटा के हिसाब से। फिर आपने यहां पे बता दिया कि बॉडी में कि कैसे कैसे इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा, आपने वो बता दिया। कैसे, फिर आप ये भी मेंशन कर दो कि क्या रोड ब्लॉक्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं इंडिया के इस थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में, क्या क्या रोड ब्लॉक्स हैं, आपने उनको भी मेंशन कर दिया। फिर वो रोड ब्लॉक मेंशन करके छोड़ मत दीजिएगा, रोड ब्लॉक के बाद आप लिखिएगा थोड़ा कि रोड ब्लॉक हटाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, ठीक है, वो बॉडी में लिखिएगा। उसके बाद कंक्लूजन जो है आपका पॉजिटिव वे में होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक, मतलब आपको दिखाना है कि हाँ इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जरूर बनेगा, बस जो रास्ते में रोड ब्लॉक्स हैं उनको हटा दे। सो नथिंग कैन स्टॉप इंडिया इन बिकमिंग द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, एंड वो बनना ही वाला है और जल्दी बनेगा। और इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है विल बी, बहुत ज़्यादा आपको नहीं, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं बोलना है बड़ा चढ़ाकर, लेकिन हाँ एक पॉजिटिव वे में, फ्यूचरिस्टिक, पॉजिटिव लुकिंग आंसर होना चाहिए। देखिए होता क्या है, जो एग्जामिनर आपको कॉपी चेक कर रहा है, कैंडिडेट, वो देखिए कोई भी हो, आपसे भी कोई बात करे, अगर पॉजिटिव वे में बात करता है, पॉजिटिव वे में बात लिखता है, तो आपको पसंद आता है कि नहीं आता है?
नेगेटिव किसी को पसंद है भाई? किसी को नहीं पसंद है। और आप तो सरकार सिस्टम का पार्ट होने जा रहे हैं, है ना? तो आपको तो फ्यूचरिस्टिक और पॉजिटिव रहना ही है। आपको जो पोस्ट एलोकेट होगी आपको हमेशा हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी ढूंढनी होगी या पॉजिटिव वे में ही एक्ट करना होगा, ठीक है? तो ये हो गया इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब अगर बात करें इंटरव्यू की, इंटरव्यू मैंने बताया 75 मार्क्स। इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड हो, उससे 6 महीने से लेके लगभग साल भर का, चलिए मैक्सिमम 1 ईयर, 1 ईयर या 6 मंथ कह सकते हैं, करंट अफेयर्स आपको करके जाना है। नेशनल, इंटरनेशनल और जिस स्टेट के हैं आप, उस स्टेट का, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, उसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाइए, है ना? उसके मान लीजिए कोई स्कीम लॉन्च हुई है, कोई स्टेट यहाँ पे कोई फ्लैगशिप स्कीम, नेशनल इंटरनेशनल, सब आपको करंट अफेयर पूरा करके जाना है। कम से कम 6 महीने, मैक्सिमम 1 साल। जब भी आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो उस डेट से पीछे 1 साल का और 6 महीने का, ठीक है? इंटरव्यू में देखिए और क्या क्या है। अपनी हॉबीज पे कमांड करके जाइए। हॉबीज मान लीजिए पूछते हैं तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, ठीक है? झूठ आपको इंटरव्यू में नहीं बोलना है, आपको प्रॉपर अपने आप को प्रेजेंट करना है अच्छे से, और बहुत हम्बल होकर इंटरव्यू दीजिए। आपको कोई आंसर नहीं आता है, आप कह दीजिए सॉरी सर, सॉरी मैम, है ना? आप ये नहीं बोलेंगे नहीं आता, तो ये बड़ा रूट साउंड करता है, ठीक है? ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। हालांकि मॉक इंटरव्यूज कई जगह होते हैं, आप देंगे तो ये सब चीज़ें आपकी कवर अप हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम उसकी नहीं है। हॉबीज़ वगैरह आप अपना कमांड करिए अच्छे से, जो भी आपकी हॉबीज़ उसको अच्छे से पढ़ के समझ के जाइए। अगर वो एक्चुअल आपकी हॉबी तो आप डेफिनेटली बता देंगे, लेकिन कुछ लोग की हॉबी नहीं होती है, लेकिन वो फिर भी इंटरव्यू में बोल देते हैं कि उनकी हॉबी, तो वो उनका झूठ पकड़ा जाता है। तो कोशिश करिए झूठ ना बोलिए। अगर हॉबी नहीं तो हॉबी नहीं है, फिर कोई बात नहीं। अगर है तो फिर उसके बारे में आप अच्छे से रिसर्च करके जाइए। जैसे क्रिकेट आपकी हॉबी हो तो क्रिकेट की टेक्निकलिटी में जाइए, ऑफ साइड, ऑन साइड, ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ के जाइए, ठीक है? हॉबीज़ हो गया आपका। और आप ड्रेस कोड वगैरह आप सब जानते ही हैं, वो मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह में आपको सब बताया जाएगा। हॉबीज़ हो गया, ये हो गया आपका। और जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं ना, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से बिलोंग करते हैं आप, उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ अच्छे से पढ़ के जाइए। सब कुछ A to Z सब अच्छे से पढ़ के जाइए। आप मान लीजिए फरीदाबाद के, तो फरीदाबाद की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वहाँ पे कितनी सीटें हैं, वहाँ का MLA कौन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, ये सब चीज़ें आप अच्छे से पढ़ के जाइए। फरीदाबाद से किस किस डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री लगती है, हरियाणा में आप हैं, हरियाणा से किस किस स्टेट की बाउंड्री लगती है, ये सब आप अच्छे से पढ़ के जाइए, ठीक है? तो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी होगी। तो इसी के साथ मैं एंड करता हूँ, और मैं आपसे लास्ट में यही कहूँगा कि अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको कंसाइज रखिए। बहुत ज़्यादा आपको रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागना है, अपना सिलेबस और PYQ के बेसिस पे तैयारी करनी है, और अपने ऊपर हमेशा विश्वास रखना है। देखिए दिन खराब आएंगे, सबके आते हैं, मेरे भी आए थे, मतलब डीमोटिवेशन आएगा, लेकिन आपको उससे लड़ना है, उससे उठना है, फिर आपको खड़े होकर लड़ना है। देखिए आपने वो एग्जाम्पल सुना ही होगा, नदियाँ बहती हैं तो चट्टानों को भी तोड़ देती हैं, वहाँ से अपना रास्ता बना लेती हैं। तो आप निरंतर काम करेंगे, कंसिस्टेंट होकर काम करेंगे, डिसिप्लिन्ड वे में अपनी हार्ड वर्क करेंगे, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अपने ऊपर हमेशा विश्वास रखिए, और जब भी आप डिमोटिवेट हो तो अपने आप से पूछिए कि आपने ये तैयारी शुरू क्यों की थी, द रीजन ऑफ वाई आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन। आपको सोसाइटी को सर्व करना है या अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, जो भी ये चीज़ें हैं, आप उन चीज़ों को सोचिए, अपने आंखों के सामने लाइए, तो वो आपको करेज देंगे, ताकत देंगे डिमोटिवेशन वाले दिन में। तो और मेरे लिए मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट सबसे बड़ा था, और उनके सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुँचा, मेरे पेरेंट्स का, मेरी सिस्टर का। तो आपके भी साथ कोई ना कोई ऐसे ज़रूर लोग होंगे, कुछ लोग जो जिनको आप पे भरोसा होगा। अगर नहीं है तो आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो खुद पे अपने भरोसा रखिए और मेहनत करिए बहुत ज़्यादा, बिल्कुल डिसिप्लिन होके, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क के साथ। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। जय हिंद।